हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो था वो अपलोड कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। आज वाला जो हमारे पास टॉपिक है ना वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस कौन से हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों हाउसेस के बीच में, वो हम इस चैप्टर के इस पोर्शन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोला जाता है, ठीक है, संसद भवन। अब यहाँ क्या बोला है, इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो लिया जाता है, उसमें हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। ऑफिस मेमोरेंडम एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर दिया होता है, या स्पेशल ऑर्डर बोल सकते हो गवर्नमेंट का, या आप बोल सकते हो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो रिलीज़ करती है। उसमें गवर्नमेंट के डिसीजन या पॉलिसी के बारे में बताया होता है कि क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। यहाँ ये बताया है कि जैसे आपने ऑफिस मेमोरेंडम की एग्जांपल पढ़ी थी या देखी थी, क्या आपको पता था कि उसमें, या आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट का क्या रोल है? शायद नहीं। सिंस जो डिसीजन लिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा तो नहीं लिया गया था, लेकिन क्या है, वहाँ पे एक सेक्रेटरी था या एक ऑफिसर था, उसके साइन हुए थे, उसने गवर्नमेंट के मतलब बिहाफ पे क्या किया था, साइन किया था। तो यही बोला गया है कि क्या आपने देखा था उसमें रोल क्या है पार्लियामेंट का? तो शायद नहीं। तो जो डिसीजन लिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम को लेके, वो पार्लियामेंट के द्वारा तो नहीं लिया गया था। क्या आप जानते हैं कि क्या पार्लियामेंट का क्या रोल था, या रोल था भी नहीं, था भी या नहीं था उसका? बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। लेकिन हम चलिए उस स्टोरी के ऊपर वापस जाते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट का उसमें रोल रहा या नहीं रहा। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, वही पॉइंट्स बताए हैं जो आपने अभी पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। दैट्स वाई मैं आपको बार फिर से ये बोल रही हूँ कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके देख लें। तो क्या पॉइंट्स थे? द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस। सबसे पहले मंडल कमीशन जो रिपोर्ट थी वो डिस्कस की गई थी। मंडल कमीशन को ही सेकेंड बैकवर्ड, जो आप बोल सकते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस या SEBC, ठीक है, क्या था, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा एक प्रिपेयर वो किया था, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया गया था जिसमें आपको सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन जो थी वो दी गई थी। तो रिपोर्ट जो थी मंडल कमीशन की उसको डिस्कस किया गया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने इसको मेंशन किया, इस रिपोर्ट के बारे में बताया। प्राइम मिनिस्टर जो थे उसने अपने जो व्यू पॉइंट्स थे वो उस मंडल कमीशन के ऊपर दिए। फिर भी जो डिसीजन था वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर नहीं लिया गया था, लेकिन पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो थी रिपोर्ट के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करती है एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिसीजन लिया था। देखिए, आपके पास एक पार्लियामेंट आ जाती है, दूसरी आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, ये पार्लियामेंट आ गई और आपकी ये गवर्नमेंट आ गई। अब क्या है, पार्लियामेंट के अंदर आपकी हर एक पार्टी जो है ना वो आएगी, चाहे वो जीती है चाहे वो हारी है, लेकिन गवर्नमेंट वो होगी जो 50% वोट इससे ज़्यादा वोट लेकर जो जीती होगी वो आपकी गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे आपकी बीजेपी सरकार है, ठीक है, बीजेपी जो है ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपकी सरकार है, और पार्लियामेंट के अंदर आपकी सारी पार्टीज जो है वो आ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, आगे क्या बोला जा रहा है, दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। उन्होंने क्या किया, प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि वो मंडल रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या करे, काम करे। अगर पार्लियामेंट जो है वो फेवर में नहीं होती, इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती, कौन सा डिसीजन, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस दी गई थी, अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में नहीं होती तो गवर्नमेंट जो थी कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट, और गवर्नमेंट जो थी वो उसके आगे काम नहीं कर सकती थी। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आपके बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट जो है वो इसका हेड रहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हेड रहता है। अब पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को या उस कमीशन को पढ़ा गया या लाया गया, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट नहीं देगा, अपनी मंजूरी नहीं देगा, तो वो बिल जो है वो कभी भी लॉ नहीं बन सकता, या उसको कभी भी आगे फॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बोली गई है
कि अगर पार्लियामेंट उस डिसीजन के फेवर में नहीं होता तो गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, हमारी जो बीजेपी सरकार है, अभी तो बीजेपी सरकार है लेकिन उस समय पे बीजेपी सरकार नहीं थी, तो यही बोला गया कि अगर पार्लियामेंट जब तक फेवर में नहीं होगी, डिसीजन के फेवर में नहीं होगी, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकती है। कैन यू गेस वाई? क्या आप ये सोच सकते हैं क्यों? Recall what you read about Parliament in the earlier class and try to imagine what Parliament could have done if it did not approve of the Cabinet's decision. कहने का ये मतलब है कि आप जो है आपने पार्लियामेंट के बारे में पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वहीं से आप उन सब चीज़ों को याद करिए और ये भी इमेजिन करने की कोशिश करिए कि पार्लियामेंट जो है वो अगर अपनी अप्रूवल नहीं देगा कैबिनेट्स के डिसीजन पे, तो वो काम किस तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। आगे अब यहाँ क्या बोला है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सभी डेमोक्रेसीज में एक असेंबली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बिठाई जाती है, जिसके पास कुछ स्पेशल अथॉरिटी होती है लोगों के बिहाफ पे। देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो होंगे जिनको हम चुनकर भेजते हैं, ठीक है, जिनको हम वोट देते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे, वोट्स दिए जाएंगे, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा राज्यसभा का या लोकसभा का, ठीक है। तो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, उनके पास कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती हैं लोगों के बिहाफ में, मतलब जो लोग चाहते हैं करना वो लोग खुद, और अब हर लोग जो है कॉमन पीपल जो है वो तो नहीं जा सकता सरकार के अंदर, तो वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही लोग जो है क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब इन सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, और इंडिया के अंदर इसी नेशनल असेंबली, इसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली को पार्लियामेंट बोला गया है, ठीक है। देखिए क्या है कि डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और उन रिप्रेजेंटेटिव्स, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं, और उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोला गया है, पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड, अगर आप स्टेट लेवल की बात करेंगे तो इसको लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। अब लेजिस्लेचर क्या होती है, ये एक ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, लॉज बनाती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है आपके पास जुडिशरी, एक होता है आपके पास लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है टू लुक आफ्टर, देखना कि वो लॉज जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या कोई मतलब गलत तो नहीं कर रहा है। ये सारे काम होते हैं इन थ्री बॉडीज़ के, ये गवर्नमेंट के थ्री पार्ट्स होते हैं। अब क्या है, स्टेट लेवल पे इसी पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, अब ये जो नाम है ना, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, पार्लियामेंट का जो नाम बोला गया है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता होगा पार्लियामेंट को, लेकिन इनका काम एक ही होता है, मतलब हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये असेंबली जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इन अब बोल सकते हैं असेंबली के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो लोगों के लिए क्या करती है, काम करती है बहुत सारे तरीकों में। अब पार्लियामेंट का काम क्या है वो हम देखेंगे। पार्लियामेंट जो है ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की लॉज बनाने में, ठीक है। कोई भी कंट्री का लॉ बनाया जाएगा उसमें जो फाइनल अथॉराइजेशन चाहिए होती है वो पार्लियामेंट की ही होती है। जब तक पार्लियामेंट में उसको असेंट नहीं मिलेगा या पार्लियामेंट में उसके साइन नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट उस बिल के ऊपर साइन नहीं करेगी, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता, वो बिल लॉ कभी भी नहीं बनेगा। ये जो टास्क है किसका, लॉ मेकिंग का या फिर लेजिस्लेशन का, ये क्रूशियल है। क्रूशल इसलिए बोला कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तभी इन असेंबलीज को लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट जो है, जितनी भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट्स हैं वो क्या करती हैं, न्यू लॉज बनाती हैं, नए नए कानून बनाती हैं जो कानून पहले से एग्जिस्ट होता है उनके अंदर चेंज लाती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉज को अबॉलिश खत्म भी कर सकती है और उनकी जगह पे नए कानून भी ला सकती है। ये सारा का सारा काम किसका है, पार्लियामेंट का है। दूसरी बात क्या बोली है, पार्लियामेंट जो भी है पूरे वर्ल्ड की, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो गवर्नमेंट को रन करने से रोक सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वर्ल्ड की जो जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उसके पास इतनी पावर है कि वो जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है उसको कंट्रोल कर सकती है या उसको रोक सकती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल, और जैसे मतलब ऐसी कंट्री डेमोक्रेसी जहाँ देखने को मिलेगी जैसे कि इंडिया की अगर आप बात करेंगे, ये जो कंट्रोल होता है ना ये गवर्नमेंट को रोकने का, ये डायरेक्ट है और फुल, मतलब उसके पास पूरी तरीके से है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं वो मतलब जो भी डिसीजन है वो तभी ले पाएंगे जब पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट मिलेगा। वो अपनी मर्जी से कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती है। जैसे समझ लीजिए कोई बिल पास करना है, ठीक है,
ये समझ लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेट्रोल या डीजल के दाम जो है वो कम कर दिए हैं। अब वो गवर्नमेंट ने तो सोचा कम करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई क्या पार्लियामेंट, हाँ आप हमें ये परमिशन देते हो कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम कम करें। अगर पार्लियामेंट बोलेगी हाँ आप कर सकते हो, तभी वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। दैन उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है जितनी भी मनी है दैट गवर्नमेंट हैव, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का होता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन। कहने के ये बोले हैं कि कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा क्या मतलब, ये नहीं कि घर घर जाके गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेगी। जो टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट किया जाता है ना, उस पैसे के ऊपर गवर्नमेंट का हक होता है, लेकिन गवर्नमेंट उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, कहाँ कहाँ लगाएगी, वो सारे की सारी परमिशन जो है वो उनको पार्लियामेंट से लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट क्या कहती है, बजट, आपने मनी बजट के बारे में सुना होगा, बजट के बारे में सुना होगा, जो हर मार्च 31 मार्च के बाद जो है वो नया बनाया जाता है। उस बजट के ऊपर क्या किया जाता है, बताया जाता है कि पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी कितनी डेवलपमेंट की जाएगी, कौन सा प्राइस बढ़ाना है, कौन सा कम करना है, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है। अब फोर्थ पॉइंट जो है पार्लियामेंट का वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे डिस्कशन की जाती है, डिबेट की जाती है, किसके ऊपर, पब्लिक इशूज़ एज वेल एज नेशन पॉलिसीज़ के ऊपर। कंट्री में कहीं भी कोई भी पब्लिक इशू है या कोई भी नेशनल पॉलिसी कोई बनाई जा रही है, बदलाव लाना है, नहीं बनानी है, उन सब के ऊपर डिस्कशन जो है और डिबेट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही की जाती है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। कहने का ये मतलब है कि इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, अगर पार्लियामेंट किसी भी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी तो वो डिपार्टमेंट उसको ईजिली इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि गलत काम के लिए ली जाती है, उस डिपार्टमेंट में किस तरह से जो है वो मतलब डेवलपमेंट की जा सके, किस तरीके से उसको हेल्प की जा सके, सपोर्ट किया जा सके, दैट्स वाई पार्लियामेंट क्या करती है, डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेती है ताकि उनके अंदर वो डेवलपमेंट कर सके। ये था आपका पार्लियामेंट का काम। ठीक है, क्यों पार्लियामेंट ज़रूरी होती है ये यहाँ पे ये बताया था। अब आपके पास आता है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या है, दो हाउसेस होते हैं, अब दो घर बोल सकते हो या दो पार्ट्स बोल सकते हो। सिंस पार्लियामेंट जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही है हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं उन्होंने क्या किया है, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट को मतलब पार्लियामेंट के रोल को और पावर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उन पार्ट्स को चैम्बर्स या फिर हाउसेस के नाम से जाना जाता है, या तो उनको चैम्बर्स बोलेंगे या तो उनको हाउसेस बोलेंगे। वन हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, ये पार्लियामेंट है, इसके क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक आपका आ जाता है लोकसभा और एक आपका आ जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ये दो हाउसेज हैं। अब यहाँ पे जो भी बात हो रही है ना, वो आपकी बात हो रही है किसकी, लोकसभा की। कहने का क्या मतलब है कि वन हाउस इज यूजली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। कि एक जो हाउस है किसका, पार्लियामेंट का, उसमें पीपल जो है, लोग जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उनके पास रियल पावर होती है और वो लोगों के बिहाफ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग अपने नेता चुनते हैं, फिर वो नेता जो है वो लोकसभा में जाते हैं और वहाँ पे जाके हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद सेकंड हाउस जो है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। द सेकंड हाउस इज यूजली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। इसके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। जितने भी आपके स्टेट के मतलब मेंबर्स होते हैं या एमएलएज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, बंदे चुनते हैं और उनको क्या करते हैं, जाके राज्यसभा में भेज देते हैं। फिर वो उनका काम उनके वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एमएलएज मिलकर क्या करेंगे, एक स्टेट के बहुत सारे एमएलएज मिलकर क्या करेंगे, एक पर्सन को चुनेंगे और उस पर्सन को क्या करेंगे, राज्यसभा में भेज देंगे। अब वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, उसमें उसके लिए इलेक्शंस नहीं होते, वो मिनिस्टर्स खुद बैठ के आपस में डिस्कस करके किसी एक को भेज देते हैं और उनके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन वर्क है सेकंड हाउस का वो ये है, सेकंड हाउस यानी कि राज्यसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि वो स्टेट के, रीजन्स के या फेडरल यूनिट्स के इंटरेस्ट को देखे कि स्टेट में किस तरीके से काम हो रहा है, रीजन्स में किस तरह से काम हो रहा है, फेडरल यूनिट जो है वो किस तरह से काम करे, ये सारा का सारा किसका काम है, आपके राज्यसभा का। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं। जो टू हाउसेज हैं उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक है आपका राज्यसभा, ठीक है, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा आपका आता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, या जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो पार्ट होता है पार्लियामेंट का, आल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। ना ही वो, जो आप देखिए पार्लियामेंट है आपके पास, ठीक है, पार्लियामेंट के दो पार्ट्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या है, इस पार्लियामेंट का पार्ट है।
इस पार्लियामेंट का तो पार्ट है, पर वो ना ही लोकसभा से बिलोंग करता है और ना ही वो राज्यसभा से बिलोंग करता है। वो इस पार्लियामेंट का पार्ट तो है, लेकिन वो दोनों चैम्बर से या दोनों हाउसेस में से किसी से भी बिलोंग नहीं करता है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, दैट इज़ वाई all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president। कि बोला है कि जितने भी लॉज पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बनाए जाते हैं, वो तब तक लॉज नहीं बनेंगे जब तक प्रेसिडेंट उनको अपनी असेंट नहीं देगा, अपनी मंजूरी नहीं देगा, अपनी रजामंदी नहीं देगा। जब तक उन बिल्स के ऊपर जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, वो बिल लॉ कभी भी नहीं बनेगा। देखिए, मैं बिल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी लॉ बनने से पहले वो एक बिल की फॉर्म में ही होता है। जब तक उसको एसेंट नहीं मिलता तब तक वो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। अब आगे क्या बोला है, यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। आपने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और चैप्टर 3 से भी आपको लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में पता चला होगा, क्योंकि चैप्टर 3 आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था, जिसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे यही बोला है कि हम देखते हैं कि इन दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। लोकसभा और राज्यसभा के आपने जो है कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। जैसे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है राज्यसभा और लोकसभा में वो कितने हैं। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो टोटल मेंबर्स जो है वो कितने हैं आपके 552 हैं लोकसभा के, ठीक है। और अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में आई थिंक 225 समथिंग इतने ही हैं आपके, ठीक है, राज्यसभा में। ये आपके मेंबर्स हैं टोटल। उसके बाद हु इलेक्ट्स द मेंबर, मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, ये भी हमने अभी देख लिया। तो अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको पीपल सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो उनको एमएलएज मिलकर क्या करते हैं, एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं और उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स, लेंथ ऑफ द टर्म यानी कि राज्यसभा के अंदर मेंबर्स जो है वो कितने समय तक काम करते हैं और लोकसभा के अंदर कितने काम करते हैं। तो ऐसे अगर आपको देख आपने सुना होगा, तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वो टोटल 5 ईयर्स तक, मतलब एक बंदे का टेन्यूर जो है वो 5 ईयर्स का होता है। और अगर आप राज्यसभा के मेंबर्स की बात करेंगे तो इनका टेन्यूर जो है वो एक पर्सन का टेन्यूर, मतलब एक पर्सन का जो टाइम है वो 6 ईयर्स का होता है। आगे बोला है, कैन द हाउसेज बी डिसॉल्व और इज परमानेंट, कि ये जो हाउसेज हैं क्या ये डिसॉल्व मतलब टूटते भी हैं या ये परमानेंट ही हैं। और अगर आप बात याद रखिएगा, लोकसभा जो है ये हर 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है ये परमानेंट रहता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब आगे क्या आता है, विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, मतलब दोनों हाउसेस में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो ज़्यादा पावरफुल जो है वो कौन सा है, आपका लोकसभा ही है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा पावरफुल है। ये इट माइट बी अपियर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, ये देखा गया है कि मतलब देखने को ये लगता है कि राज्यसभा जो है वो मोर पावरफुल है। कई बार ऐसा लगता है क्योंकि राज्यसभा को अपर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नाम से नहीं आप किसी को भी डिपिक्ट कर सकते हैं कि भाई अपर हाउस है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो लोकसभा लोअर हाउस है इसलिए वो पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है वो कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अपर हाउस, लोअर हाउस, ओल्ड लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, ये जो वर्ड्स है ना, ये मतलब पुराने तरीके समय में इस तरह से बोला जाता था, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की लैंग्वेज जो है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं की हुई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ मतलब स्पेशल पावर्स दी हुई है स्टेट्स को लेके, बट बहुत सारे मैटर्स में लोकसभा जो है वो क्या करता है, उसके पास सुप्रीम पावर्स है। देखिए कैसे, मतलब अब डिफरेंस यहाँ बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आप ऑर्डिनरी लॉ जो मतलब एक कॉमन लॉ को पास कर रहे हैं, मतलब बहुत हाउसेज जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ को पास कर रहे हैं, बट एक डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है दोनों हाउसेज के बीच में। देखिए, एक बिल है, ठीक है, इसको पास करना है, दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस बिल के ऊपर दोनों हाउसेज जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते। फिर क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो जॉइंट सेशन के द्वारा कुछ बंदे जो है वो इकट्ठे होकर बैठते हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर्स में से कुछ बंदे जो हैं वो जॉइंट इकट्ठे होकर बैठते हैं और वो क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और जिस मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी उसी जो है वो क्या कहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो हाउस जो है उस बिल को पास करता है। अब देखिए, लोकसभा की मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए क्या है, लोकसभा जो है वो ऐसी मीटिंग्स में जीत जाता है।
ऐसी मतलब जो भी डिस्कशन या डिस्प्यूट वगैरह होगा। सेकंड पॉइंट जो है, लोकसभा जो है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं इन मनी मैटर्स को लेके लोकसभा के पास ज़्यादा जो है पावर्स हैं। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। कहने का ये मतलब यहाँ पे मोटिव है कि मतलब ये है कि लोकसभा जब क्या करता है, किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी बजट को जब वो पास करता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया मार्च के 1 अप्रैल से आपका मनी बजट जो है वो पास कर दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है किसका दाम कितना रहेगा, कौन सा प्राइस का दाम बढ़ेगा, कौन से का घटेगा, गोल्ड कैसा हो जाएगा, सिल्वर का प्राइस क्या रहेगा, मतलब आपके जितने भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो सारी की सारी उसका बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा ही पास किया जाता है। और राज्यसभा जो है उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, राज्यसभा जो है वो डिले कर सकता है, उसके पास 14 डेज का टाइम होता है उसको डिले करने का, उस बजट को डिले करने का। लेकिन वो उसको मतलब 14 डेज तक वो अपने पास उस बिल को रख सकता है और वो बोल सकता है और सजेस्ट कर सकता है लोकसभा को कि भाई आपको इसके अंदर ये बदलाव लाने हैं। अब वो लोकसभा की मर्जी है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, देखिए क्या है, एक ये मनी बिल है। ठीक है, इस मनी बिल को बनाया किसने, लोकसभा ने। अब लोकसभा ने उसको राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा में भेजा कि भाई राज्यसभा वालों अब आप बताओ ये मनी बिल जो हमने बनाया है ये सही है या गलत है। अगर राज्यसभा को वो पसंद नहीं आया तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रखेगा और वो लोकसभा को बोलेगा कि हम चाहते हैं इस मनी बिल में ये बदलाव लाओ। अब वो लोकसभा की मर्जी है कि वो उस बिल में बदलाव लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है, या वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लोकसभा जो है वो राज्यसभा के उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब भी वो बिल जो है वो पास हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी रहती है। थर्ड पॉइंट इसमें ये बताया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे जो इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करके रखती है। जब एक पर्सन लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। देखिए लोकसभा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, 552 मेंबर्स हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो लोकसभा के इलेक्शंस के थ्रू ही अपॉइंट होता है। ठीक है, लोकसभा में जिस पार्टी के पास 50% से ज़्यादा जो है वो वोट्स होंगे, फिर वो पार्टी क्या करती है, अपने किसी एक मेंबर को चूज करेगी और उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगी। ठीक है, कई बार तो है कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है आपकी, जब पार्टीज जो है वो मतलब पूरे 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सकती है, तो दो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर क्या करती है, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है दो या दो पार्टीज से ज़्यादा मिलकर आपस में क्या करना, सहमति से मतलब किसी एक को खड़ा कर देना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी रोक लगाती है। अगर एक पर्सन जो है वो लोकसभा के अंदर उसने मेजॉरिटी ले ली है तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर कोई भी मेंबर जो है लोकसभा का, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो थे लोकसभा के, जब वो ये कह देंगे कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, तो जितने ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इन कहने का ये मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर और भी जितने मिनिस्टर्स हैं वो क्विट कर देंगे। कहने का ये मतलब है उनकी सरकार जो है वो रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर लोकसभा के जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है ना वो ये बोलेंगे कि हमें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं है और हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो वो सरकार रद्द हो जाएगी और राज्यसभा जो है उसके पास ये पावर नहीं है। राज्यसभा जो है वो गवर्नमेंट को, ये सरकार को रोक नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, पर लोकसभा के पास ये जो है वो क्या है, राइट है। आगे आपको ये बताया है डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अंदर एक दिन में क्या मतलब किस तरीके से जिंदगी या जो लाइफ जो है वो चल रही है, वो सारा इसमें बताया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक इस बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिन बताया है 7 दिसंबर 2004 का। तो ये जो है वो ऑर्डिनरी डे था 14 लोकसभा का। अभी आपका 2021 चल रहा है, तो अभी आपकी जो है वो 17th लोकसभा चल रही है। ठीक है, तो 2004 की बात हो रही है, तो 2004 में आपकी 14th लोकसभा थी। तो ये सारा आप में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार खुद भी देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मैं इसको ज़रूर आपको बता दूंगी। तो आपका आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।